सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए हिंदी विषय में गद्य का पाठ है मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण, इसकी महामारी को देखते हुए आपका सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे। जो पाठ निर्धारित किया गया है उसी को बताया जाएगा, जिसमें पहला पाठ है मित्रता। मित्रता एक सामान्य शब्द आप सोचते हो, मित्र बनाते भी हो, लेकिन मित्र कैसे बनाए जाते हैं? मित्र की पहचान क्या होनी चाहिए? मित्र से हमें क्या फायदा होता है? जब हमारे पास अच्छा मित्र होता है तो हमको क्या जीवन में लाभ होता है, और अच्छा मित्र जब हमारे पास नहीं होता है तो क्या उसका दुष्परिणाम होता है? उसी के ऊपर जो है शुक्ल जी ने प्रकाश डाला है, और उसको हम लोग शुरू करेंगे। जैसे आप अपने जीवन में कदम रखते हैं, जब हमारे जीवन की शुरुआत होती है तो बच्चा सबसे पहले जो है अपने माँ के संपर्क में आता है। बच्चे की पहली मित्र जो है, या गुरु कहिए, माँ होती है। जिसके संपर्क में आप आओगे, पहला मित्र वही होता है, उसी के संपर्क में होते हो। फिर इसके बाद आप परिवार के संपर्क में आते हो, पास पड़ोस के, जिनको आप जानते हो। जब आप परिवार से, गांव से, अपने परिवेश से बाहर निकलते हो, जब बाहरी दुनिया में अपनी स्थिति को देखते हो, तो सबसे बड़ी कठिनाई दिखाई देती है मित्र को चुनने में। पहले आप लोगों से मिलते हो, उनसे जान पहचान होती है। धीरे धीरे वही जान पहचान जो है मित्रता के रूप में परिणित हो जाती है। लेकिन उस समय हम एक मिट्टी के कच्चे घड़े के समान होते हैं, जिसका जो आकार, जो रूप कोई देना चाहे, दिया जा सकता है। उस समय आप जिस संगति में पड़ेंगे, अच्छी संगति में पड़ेंगे तो अच्छे इंसान बन सकते हैं, बुरी संगति में पड़ेंगे तो बुरे इंसान बन सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज होती है। और शुक्ल जी यहाँ बताते हैं कि जो युवा होता है वो विवेक से कम काम लेता है, इसलिए जो है वह मित्रता के चुनाव में जो है अक्सर गलतियां कर देता है। वह जो है किसी के अच्छी बातों से, उसका हंसमुख चेहरा देख करके, उसके साहस को, उसके चतुराई को देख करके उससे मित्रता कर लेता है। लेकिन अच्छे मित्र का क्या उद्देश्य होना चाहिए? मित्र बनाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? अच्छे मित्र के क्या गुण होने चाहिए? इसको जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। शुक्ल जी बताते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जो होता है, उससे हमारी भारी रक्षा होती है। इसलिए मित्र का विश्वास पात्र होना सबसे बड़ी शर्त होती है। जिसको ऐसे मित्र मिल जाते हैं, समझिए कि उसे सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र ही जो है वह जीवन की एक औषधि के समान होता है, दवा के समान होता है। क्योंकि जब हमें अच्छा विश्वास पात्र मित्र मिलता है तो वह हमारे संकल्प को और दृढ़ करता है, हमारे अंदर की त्रुटियों को हमें बताता है, हमको उससे बचाता है, हमारे सत्य को, हमारी पवित्रता को, हमारी मर्यादा को और पुष्ट करता है। साथ ही जब हम कुमार्ग पर चलते हैं, गलत रास्ते पर जब हम चलते हैं, जब पैर रखते हैं, तब वो हमें सचेत कर देता है। और जब हम हतोत्साहित होते हैं, निराश होते हैं, तब वह हमें उत्साहित भी करता है। यह शर्त पहली बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
इसके बाद आगे ये भी कहते हैं कि हमारे ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए जिनकी हमें हर बात माननी पड़ती, और ऐसे भी मित्र नहीं होने चाहिए जो हमारे हर बात में हाँ मिला ले। अगर ऐसा मित्र मिल जाता है तो हमारे अंदर की कमियां सामने नहीं आती है। जो हम अच्छा या गलत करते हैं उसी को सही माना जाता है। हम भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं। आगे कहते हैं कि मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिनके गुणों की हम प्रशंसा करते हैं, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें। सिर्फ प्रशंसा नहीं, उससे प्रेम भी होना चाहिए, लगाव भी होना चाहिए। उसको हम मित्र नहीं कहते हैं जिससे अपना छोटा छोटा काम तो निकाल लेते हैं, लेकिन भीतर भीतर उसके प्रति हम ईर्ष्या रखते हैं, घृणा की भावना रखते हैं। मित्र सच्चा पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। एक भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रेम का पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। एक दूसरे के दुख सुख को समझने वाला होना चाहिए। एक ऐसी सहानुभूति जिससे एक के लाभ हानि को दूसरा अपना लाभ हानि समझ सके, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। मित्रता के लिए यह कभी आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के काम करते हों और एक ही रुचि भी रखते हों, ये भी जरूरी दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों के बीच भी प्रेम और मित्रता हो सकती है। महाभारत के प्रसंग में आपने देखा होगा कि कर्ण और दुर्योधन दो भिन्न प्रकृति के थे। कर्ण के अंदर छल कपट की भावना नहीं थी, वहीं दुर्योधन अपने भाइयों को सुई के नोक के बराबर भी उनका हिस्सा देने को तैयार नहीं था। कर्ण को आप एक दानवीर के रूप में जानते हो, और दुर्योधन को का एक चरित्र अलग ही जो है इतिहास बताता है। और यही प्रसंग जो है चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच में भी देख सकते हैं। दोनों की भी प्रकृति भिन्न थी। बीरबल और अकबर की दोस्ती को देख सकते हो, दोनों की प्रकृतियां भिन्न थी। फिर आगे जो है शुक्ल जी मित्र के कर्तव्य बताते हैं कि हमारा जो मित्र होता है, हमारे जो ऊंचे कार्य होते हैं, ऊंचे आदर्श के जो कार्य काम होते हैं, उसमें हमारे सहायता देता है, हमारे मनोबल को दृढ़ करता है, हमें साहस देता है और अपने निजी स्वार्थ से बाहर आकर के जो है हमको सपोर्ट करता है, मदद करता है। इसीलिए हमको ऐसे मित्रों की खोज करना चाहिए जिससे कि हमारा जो आत्मबल है वो हमेशा मजबूत बना रहे। और ऐसा मित्र आपको विश्वासपाती मित्र मिल जाता है तो उस मित्र को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वासपाती मित्र जो है, विश्वासपात्र मित्र जल्दी आपको मिलता। एक चीज और बताते हैं शुक्ल जी कि ऐसे लोगों का साथ नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जिनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं हो, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं सुनाई पड़ता हो, अनंत सागर के तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास उनको नहीं दिखाई पड़ता हो, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई आनंद न हो,
उनके भाग्य में सच्चा प्रेम और का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही हमेशा लिप्त रहती है, जिनका हृदय निचासियों और कुत्सित विचारों से कुलसित है, दूषित है, ऐसे प्राणियों का साथ, ऐसे मनुष्यों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। अच्छा मित्र आप नहीं बनाते हैं, अच्छा साथी आपका नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? कुसंग का ज्वर अर्थात बुरी संगति का जो ज्वर है, जो साथ है, वो बहुत भयानक होता है। उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। आगे कहते हैं कि यह केवल नीति और सत्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है, आपकी सोच के, आपके विचारों का ही बस नाश नहीं करता है कुसंग जो होता है, बल्कि आपके बुद्धि का भी क्षय कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाली सुदृढ़ भुजाओं के समान होगी, जो निरंतर उसको उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं कि हमें हमेशा एक विश्वासपात्र, सुदृढ़, उच्च मनोबल वाला, आत्मविश्वास वाला मित्र का ही चुनाव करना चाहिए। एक बार और हम सोचते हैं कि पहले मित्रता कैसा भी आकर्षण को देख करके कर लेते हैं कि हम अपनी उसकी बुराई को अपने अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन जब हमारा एक पैर कीचड़ में पड़ जाता है, फिर हम नहीं सोचते हैं कि दूसरा पैर हम कहाँ रखेंगे, और धीरे धीरे उन सभी बुरी बातों का के हम अभ्यस्त हो जाते हैं और बुरी बातों के प्रति हमारी ईर्ष्या, घृणा कम होती चली जाती है। फिर हमको उनसे जो है चिढ़ भी नहीं मालूम होती है, क्योंकि आप उन चीजों को स्वीकार कर लेते हो। तुम्हारा विवेक जो है कुंठित हो जाता है, तुम्हें भले बुरे की जो पहचान है समाप्त हो जाती है। आप अच्छे बुरा अपना नहीं सोच पाते हो। अंत में उसी बुराई के तुम भक्त बन जाते हो। हृदय को उज्जवल और निष्कलंकित करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम बुरी संगत की से दूर रहें। कभी भी जो है बुरे लोगों के साथ में रहने से बचा जाए। यही जो है इस पाठ का सार है कि हमें जो है हमेशा अपने मित्र की पहचान करके ही उससे मित्रता करनी चाहिए। कोई विश्वासी मित्र मिले जो आपके अच्छे कामों में हमेशा मदद करे, आपके अंदर की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसको उजागर करे, आपको बताए। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि हमें हमेशा अपना घर अपने आलोचकों के पास ही बनाना चाहिए, क्योंकि वही जो हमको बताते हैं कि हमारे पास, हमारे अंदर की कमियां क्या हैं। इसलिए हमें अच्छा एक मित्र होना चाहिए जो हमारे अंदर के दुर्गुणों को, हमारे अंदर की जो त्रुटियां हैं उसको बताए, और हमारे अच्छे जो कर्म हैं, हमारे जो कार्य हैं, उसको करने में उत्साह वर्धन करे, हमें आत्मबल प्रदान करे। ऐसा मित्र होना चाहिए। आज का यह पाठ पूरा हो जाता है। आप लोगों से यह उम्मीद है कि आप सभी ने किताब खरीद लिया होगा, और पाठ के बाद में जो भी गद्यांश दिए गए हैं, इसमें से 5 गद्यांश दिया गया है और
सब गद्यांश लगभग कभी न कभी परीक्षा में आता रहा है। आपका सिलेबस भी कम कर दिया गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जितने भी गद्यांश दिए गए हैं उसको आप पढ़ करके अपने नोटबुक में लिखो। और एक चीज आपको ध्यान दीजिए, जब व्याख्या करने होती है थोड़ा सा आप घबरा जाते हो कि हम गद्य की कैसे व्याख्या करें। पहले आप पूरा पाठ पढ़िए, उसके बाद उस गद्य खंड पर आइए। व्याख्या और अर्थ में अंतर होता है। संस्कृत का पाठ जब आप पढ़ते हो तो एक एक शब्द का आप अर्थ बताते चले जाते हो, जैसे अनुवाद होता है वो अर्थ हो जाता है। लेकिन जब व्याख्या होती है तो व्याख्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी शब्द तक सिमटी रहती है, उसी गद्य खंड तक सिमटी रहती है। पूरा पाठ पढ़ने के बाद जो आपकी समझ बनती है, आपकी जो समझ बनती है उसी को लिखा जाता है, और वही सबसे अच्छी व्याख्या होती है, और उसी पर आपको जो है अच्छा नंबर भी दिया जाता है। धन्यवाद।